Assalamualaikum dear students. I hope that you are doing great. Welcome to the YouTube channel English Literature Coach. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन को। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज ट्रांसलेशन। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप ट्रांसलेशन को समझने के लिए फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। हमारे पास ट्रांसलेशन की दो टाइप्स हैं, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन और सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन। इस लेक्चर में हम डिटेल्ड ओवरव्यू करेंगे इन दोनों टाइप्स का। सबसे पहले हमारे पास है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन ऐसी ट्रांसलेशन होगी जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की जाती है। अगर हम इसके दूसरे नाम की बात करें तो वो है लिटरल ट्रांसलेशन। It is a translation method where the translator focuses on translating the text word by word, preserving the original structure and order of words as closely as possible. तो जैसा कि नाम से ही जाहिर था, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की जाती है, कोई भी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं किया जाता, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व किया जाता है इसमें। की फीचर्स ऑफ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले है प्रिजर्वेशन ऑफ स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर जो राइटर ने लिखा होता है, जो राइटर ने मेंटेन किया होता है, वही स्ट्रक्चर जो है ट्रांसलेटर भी मेंटेन करता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके। सेकंड है हमारे पास फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्ड्स। एक एक वर्ड के ऊपर फोकस किया जाता है। ईच वर्ड इन द सोर्स टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड टू इट्स क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट इन द टारगेटेड लैंग्वेज। कि टारगेटेड लैंग्वेज का सेम टू सेम वर्ड लेकर आया जाता है जो कि हमने ट्रांसलेट करना होता है, often without considering idiomatic expressions, cultural nuances और contextual meaning। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड में क्या हुआ था जो राइटर ने ये वाले अल्फाज यूज किए हैं, इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा जाता, बल्कि अल्फाज पर ही, स्ट्रक्चर पर ही, सरफेस पर ही फोकस किया जाता है। थर्ड हमारे पास की फीचर है लिमिटेड एडॉप्टेशन। There is minimal adaptation to the target language culture, syntactic और idiomatic norms। जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको फोकस नहीं रखा जाता, सिर्फ सोर्स टेक्स्ट को फोकस रखा जाता है और सोरली उसको एक्सप्लेन करने के लिए सेम टू सेम वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो अडॉप्ट नहीं किया जाता इसे किसी भी सूरत। फिर हमारे पास है एक्यूरेसी वर्सेस रीडेबिलिटी। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन क्या एम करती है कि एक्यूरेसी हो इन टर्म्स ऑफ लेक्सिकल, यानी कि वर्ड्स के बेस पर, वर्ड्स के सूरत में हमें एक्यूरेसी मिले, लेकिन ये चीज जो है ना रीडेबिलिटी भी डिस्टर्ब कर सकती है। जो एक नेचुरल फ्लो होता है ना बात का और टेक्स्ट का, और ओरिजिनल जो टेक्स्ट होता है उसके फ्लो को बरकरार नहीं रखती बल्कि उसके स्ट्रक्चर को बरकरार रखती है, जिसकी वजह से रीडेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, पढ़ने वालों को थोड़ा अननेचुरल सा लग सकता है ये। फिर हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। पहला इसका फायदा है प्रिसीजन, कि एक्यूरेट हमें जो सोर्स टेक्स्ट होता है ना उससे हम टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इट इज यूजफुल फॉर लीगल, टेक्निकल और साइंटिफिक टेस्ट्स जहां पर टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो क्रूशियल होती हैं। सेकंड एडवांटेज है कंसिस्टेंसी, कि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है टर्मिनोलॉजी में, विच इज इम्पोर्टेंट इन फील्ड्स लाइक लॉ और टेक्नोलॉजी। फिर हमारे पास इसका थर्ड एडवांटेज है फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी। वफादारी किससे? ओरिजिनल टेक्स्ट से, ओरिजिनल लैंग्वेज से। तो ये क्या करता है? इट स्टेज ट्रू टू द ओरिजिनल वर्डिंग विच कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर सर्टन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि रिलीजियस टेक्स्ट है आपका या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, वो सोर्स जो लैंग्वेज होती है उसके साथ वफादार रहता है, सोर्स टेक्स्ट के साथ, ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ, और उसको ही वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होती। फिर देखते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस को। डिसएडवांटेज जो पहला है वो है अननेचुरल लैंग्वेज। जब आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हो ना कहीं आपके बामुहावरा तर्जमा होता है या कॉन्टेक्स्ट के साथ तर्जमा होता है, वो मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से जो टेक्स्ट है ना वो ऑकवर्ड फील हो सकता है पढ़ने वाले को और अननेचुरल फील हो सकता है। सेकंड है हमारे पास लॉस ऑफ मीनिंग, कि चूंकि हम स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, वर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं, वर्ड्स के पीछे मतलब क्या है राइटर का,
वो हम फोकस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इडियम्स, मेटाफर्स और कल्चरल रेफरेंसेस जो होते हैं वो अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे। इससे क्या होता है कि जो पढ़ने वाला है ना वो इसको मिसअंडरस्टूड कर सकता है। फिर हमारे पास है रीडेबिलिटी इश्यूज, कि पढ़ने वाले को तकलीफ आ सकती है कोई पर्टिकुलर वर्ड समझने में कि राइटर का एक्चुअल मतलब क्या था इस सोर्स टेक्स्ट में। अच्छा, तो जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं ना तो रीडर का फोकस होता है टेक्स्ट को समझने में। वर्ड टू वर्ड चीजों से रीडर को कोई कंसर्न नहीं होता। तो ये क्या होता है, रीडर के लिए एक इशू क्रिएट कर देती है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, के उसको समझ नहीं आती कि इस वर्ड के पीछे राइटर का एक्चुअल में मीनिंग क्या था। फिर हमारे पास है कि हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को यूज कब करते हैं। हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को यूज करते हैं लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स में, टेक्निकल मैनुअल्स में, एकेडमिक और लिंग्विस्टिक स्टडीज में। तो ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन बातें याद रखनी है कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ट्रांसलेशन ऐसे करनी है कि मीनिंग समझ आ जाए, जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट में बात लिखी हुई है ना उसका एक्चुअल मीनिंग कन्वे हो जाए टारगेटेड लैंग्वेज में। तो इसका दूसरा नाम है डायनामिक इक्विवेलेंस और मीनिंग बेस्ड ट्रांसलेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि प्रायोरिटाइज किया जाता है कन्वेइंग द मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोर्स टेक्स्ट ओवर लिटरल वर्डिंग। वर्डिंग पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, बल्कि इस बात पे फोकस किया जाता है कि ओरिजिनल जो मीनिंग है टेक्स्ट का वो कन्वे हो जाए। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो पहला की फीचर है फोकस ऑन मीनिंग। इसका मीनिंग पे फोकस किया जाता है, ट्रांसलेटर जो है वो मीनिंग पे फोकस करता है, कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करता है और उस इंटेंट पे फोकस करता है जो कि सोर्स टेक्स्ट में राइटर ने लिया होता है। सेकंड है हमारे पास एडॉप्टेशन टू टारगेट लैंग्वेज। यहाँ पे ना मिनिमल से एडॉप्टेशन भी हो जाती है रीडर को समझाने के लिए। द ट्रांसलेटर एडॉप्ट्स द टेक्स्ट टू फिट द नेचुरल लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। जिन लोगों को वो टेक्स्ट समझाना है ना, तो उन लोगों की कुछ लैंग्वेज भी यूज की जा सकती है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी यूज किया जा सकता है ताकि पढ़ने वाले को बात की समझ आ जाए। क्योंकि एक्चुअल फोकस इस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन का ये होता है कि रीडर को बात समझ आ जाए, इंश्योरिंग दैट द ट्रांसलेशन इज क्लियर, नेचुरल एंड एंगेजिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रायोरिटाइजिंग रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया जाता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है टेक्स्ट जब हम सेंस ट्रांसलेशन करते हैं और नेचुरल लगता है टेक्स्ट। फिर है हमारे पास कल्चरल सेंसिटिविटी। द ट्रांसलेटर टेक्स इनटू अकाउंट कल्चरल रेफरेंसेस, idioms एंड मेटाफर्स। जितनी भी ऐसी चीजें राइटर ने यूज की होंगी ना जो टारगेटेड लैंग्वेज वाले लोगों को समझ नहीं आएगी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी ना साइड बॉक्सेस यूज किए जाते हैं और ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है कि पढ़ने वाले को बात की समझ आ जाए। फिर हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन में पहला एडवांटेज है नेचुरल लैंग्वेज। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम बात को समझाते हैं, फ्लो में बात करते हैं, तो लैंग्वेज जो है वो नेचुरल लगती है। तो जो टारगेट टेक्स्ट रीड्स नेचुरली एंड फ्लुएंटली। फिर हमारे पास है कल्चरल रेलिवेंस, कि जो लोग पढ़ रहे होते हैं ना इसको, उनको भी समझ आ जाती है, अंडरस्टैंडेबल होता है और रेलिवेंट होता है, उनके कल्चर से भी ऐसे अल्फाज यूज किए जाते हैं। फिर हमारे पास है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन वन वे तो नहीं होती ना, कम्युनिकेशन टू वे होती है कि आपने कोई बात की है वो अगले बंदे को समझ भी आए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है जब आप मीनिंग को देखकर कोई बात कन्वे करते हैं इंस्टेड ऑफ अल्फाज पे फोकस हो आपका। फिर हम देख लेते हैं कि व्हेन टू यूज सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन। ये हम कब यूज करते हैं, लिटरेरी वर्क्स में यूज करते हैं, मार्केटिंग में यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में यूज करते हैं और रिलीजियस टेक्स्ट में यूज करते हैं। ओके, तो ये भी तीनों चीजें आपने याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आपको जो भी बात समझ आई है आप अपनी तैयारी के लिए उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि जो बातें आपने अभी यहाँ से सुनी है ना वो चीजें आपको याद हो जाए, आपके माइंड में बैठ जाएं। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।